तो आज की क्लास में हम वृत्त जो आपका अगला अध्याय है वहां से हम पीवाई को स्टार्ट करने जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कि जितने भी एक नंबर के सवाल हैं और बड़े प्रश्न जो पूछे गए हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो शुरुआत में जो ऑब्जेक्टिव टाइप वन लाइनर जो क्वेश्चन है उन पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन है, वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन। सत्य या असत्य में पूछा गया सवाल है ये। वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो छेदक रेखा क्या है? जैसे हम एक वृत्त बनाए इस प्रकार, ये केंद्र हो गया, है ना। तो छेदक रेखा मतलब क्या है? ऐसी सरल रेखा जो वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। 2 बिंदुओं पर, ये रहा ए और ये बी, उसको हम छेदक रेखा कहते हैं। और स्टेटमेंट कहता है कि वृत्त की छेदक रेखा वृत्त को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो 3 बिंदुओं पर तो कभी प्रतिच्छेद कर ही नहीं सकता, हमेशा 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है कोई सरल रेखा, तभी हम उसको छेदक रेखा कहते हैं। तो ये 3 बिंदुओं पर दे दिया, तो ये जो कथन हो जाएगा ये असत्य हो जाएगा, ये कथन असत्य है। अगला जो सवाल है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा त्रिज्या कहलाती है, बताइए सत्य या असत्य? ये असत्य है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम व्यास कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को हम व्यास कहते हैं। ये अगला सवाल है, अर्धवृत्त पर बना कोण 90 अंश का होता है, ये कथन सत्य है। इसको प्रमेय के रूप में भी हम प्रूव किए थे, है ना। जैसे ये हमारा एक वृत्त बना, इसमें हम ले लेते हैं अर्धवृत्त, है ना, मतलब एक जीवा जो केंद्र से होकर गुजरे। और इस प्रकार यदि अर्धवृत्त से कहीं पर भी आप कोण बना दो इसकी मदद से, अर्धवृत्त की मदद से, तो यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा वो हमेशा हमेशा 90 अंश का बनता है। तो अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। अगला सवाल है, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां खालिस्तान होती हैं, ये होती हैं बराबर। बराबर होती हैं। इसका मैं डायग्राम ड्रा करता हूं, आप लोगों को समझ आएगा आसानी से। इसी में ले लेते हैं, यहाँ पर एक मैं कोई बाह्य बिंदु पी ले लेता हूं, और इसमें यदि हम इस प्रकार स्पर्श रेखा खींचे, ये ऐसा, इस डायरेक्शन में, तो ये जो पी ए और जो पी बी है ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं। ये स्पर्श रेखा, ये स्टेटमेंट कह रहा है कि वृत्त की किसी बाह्य बिंदु से यदि हम स्पर्श रेखा खींचे तो जो स्पर्श रेखा की जो लंबाइयां होती हैं वो हमेशा समान होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा खाली स्थान के लिए हो जाएगा बराबर। समान होती हैं भी लिख सकते हैं। अगला सवाल है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को खाली स्थान करता है, ये करता है सम। समद्विभाजी। बहुत बढ़िया, समद्विभाजित करता है। ये चैप्टर का सबसे पहला वाला जो इम्पोर्टेंट प्रमेय है उसकी हम बात करते हैं। ये कई बार प्रूव करने के लिए भी पूछा जाता है। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को हमेशा समद्विभाजित करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। उसके नीचे में एक और क्वेश्चन है वृत्त का, वो थोड़ा सा वो क्रॉप नहीं हो पाया है सही से। क्वेश्चन है, दो वृत्त सर्वांग सम कहे जाते हैं यदि उनकी खाली स्थान बराबर हों। त्रिज्या। बहुत बढ़िया। त्रिज्या यदि बराबर हो जाए दो वृत्त की तो वो सर्वांग सम होगा, और यदि दो वृत्त सर्वांग सम है तो त्रिज्या बराबर और त्रिज्या बराबर है तो वृत्त सर्वांग सम। ठीक है, दोनों तरफ से त्रिज्या बराबर है तो सर्वांग सम, ऐसा। और वृत्त यदि सर्वांग सम है, दो वृत्त, तो त्रिज्या बराबर हो जाएंगे। ये दोनों तरफ से चलेगा, तो ये मैं तीर चिन्ह लगा दिया दोनों तरफ इस प्रकार, ये ऐसा। अगला है, एक वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास होगा, बताइए कितना होगा? त्रिज्या है 10 सेंटीमीटर तो उसका व्यास होगा 20 सेंटीमीटर, है ना। व्यास और त्रिज्या में जो संबंध है वो है 2 गुणित त्रिज्या का, मतलब त्रिज्या का डबल होता है हमेशा व्यास,
तो इस फार्मूला को याद रखेंगे। कई बार त्रिज्या दिया रहेगा, व्यास पूछेगा, व्यास दिया रहेगा, त्रिज्या पूछेगा। तो व्यास का आधा करने पे हमको त्रिज्या मिल जाएगा, और त्रिज्या का डबल करने पे हमको व्यास मिल जाएगा। तो इसका व्यास जो है यहाँ पे आपको मिल जाएगा 20 सेंटीमीटर। अगला है, उसी में क्वेश्चन देखिए, एक वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी त्रिज्या होगी, जस्ट उल्टा पूछ दिया। तो व्यास का हमको आधा करना पड़ेगा और हमें त्रिज्या मिल जाएगा। तो त्रिज्या मिल जाएगा यहाँ से 5 सेंटीमीटर, जस्ट आधा करेंगे। अगला सवाल है, उस जीवा को जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, वृत्त का खाली स्थान कहलाता है। उस जीवा को जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, वृत्त का खाली स्थान कहलाता है। क्या कहलाता है जी, बताइए। बहुत बढ़िया, इसको हम व्यास कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा खाली स्थान होती है, ऐसा भी पूछ सकता है। उस जीवा को जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है, उसको वृत्त का खाली स्थान कहते हैं। तो दोनों में आंसर में आपका व्यास आएगा, इसका उत्तर। चले आगे बढ़ते हैं। वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर वृत्त पर स्थित किसी बिंदु पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? बताइए, कितना खींचा जा सकता है? 2। 2। ध्यान दें, यदि आप वृत्त बना रहे हैं इस प्रकार और किसी बिंदु से आप स्पर्श रेखा खींचते हैं, वो बिंदु फिक्स है, ध्यान देंगे, है ना। इस प्रकार आप स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो ये जो स्पर्श रेखा होगा ना, पहला नंबर और दूसरा नंबर, केवल दो ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर, और आप नहीं खींच सकते। क्यों नहीं खींच सकते? यदि आप खींचेंगे तो वो या तो वो छेदक रेखा हो जाएगा, वो अंदर से दो बिंदुओं को टच करते हुए जाएगा वृत्त को दो जगह पे, या फिर वृत्त को स्पर्श ही नहीं करेगा, और यदि करेगा तो उसी बिंदु पे करेगा बार 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 बार। और आप ये जानते हैं कि दो बिंदुओं से केवल और केवल एक वृत्त खींचा जा सकता है। तो यहाँ पे दो बिंदु कौन सा होगा? एक तो बाह्य बिंदु, और दूसरा बिंदु होगा वो स्पर्श बिंदु, जहां पे सरल रेखा स्पर्श करेगी वृत्त को। तो उन दो बिंदुओं से तो केवल हमेशा एक ही वृत्त गुजरेगा ना। तो हमेशा कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचते हैं, तो केवल दो ही स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है। इसके पहले भी हमने देखा है सत्य असत्य में, तीन स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है बोला है, तो उसको हमने असत्य करके आया हुआ है। तो ये दो, केवल दो स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अगला है, चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि के शेष भाग में बने कोण का होता है। कितना होता है? दो गुना होता है। ध्यान दें, किसी भी चाप द्वारा, हम यहाँ पे चाप ले लेते हैं ए बी, ए बी, और इसके द्वारा हम केंद्र पे बना कोण निकालते हैं, जो कि ए ओ बी है, और शेष परिधि पर बने कोण निकालते हैं इसी चाप द्वारा। यहाँ पे सी ले लेते हैं इसको, ये वाला। तो ये जो कोण ए ओ बी होता है, केंद्र पे बना कोण, शेष परिधि पे बने कोण का डबल होता है, ये दो गुना होता है ना। स्टेटमेंट थोड़ा सा लिखने का ढंग अलग अलग तरीका से हो सकता है, ठीक है। वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दो गुना होता है। परिधि के शेष भाग पर बने कोण का बोल रहा है, तो जब भी हम किसी चाप को लेते हैं, तो उस चाप के अपोजिट वाला जो चाप होता है उस पर बने कोण की हम बात करते हैं। ध्यान देंगे इस बात को। यदि मैं चाप ए बी की बात कर रहा हूं, तो इसके द्वारा बनाया गया कोण या तो केंद्र पे बना कोण होगा, या फिर शेष बचे हुए परिधि पर बने कोण की हम बात करेंगे। तो ये कितना होता है? हमेशा डबल होता है। ये केंद्र पे बना कोण परिधि पे बने कोण का डबल होता है। अगला सवाल है, वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खाली स्थान स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। कितने जी? दो। अभी देखा हमने, दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। ये यहाँ पे ये होता है दुगुना, दो गुना लिखो तब भी चलेगा। अब आ जाते हैं अगले सवाल की ओर। वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा अंतरित कोण खाली स्थान होता है। वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा अंतरित कोण खाली स्थान होता है। बताओ क्या होगा? ये थोड़ा सा घुमा दिया है प्रश्न को। हेलो,
आप लोग की आवाज नहीं आ रही है। ए आपका हो गया वृत्त। हम कोई भी बिंदु ले लेते हैं यहाँ पे, है ना, पी ले लिया हमने। अब कहता है कि व्यास द्वारा अंतरित कोण, व्यास हम ले लेते हैं जो केंद्र से गुजरने वाली जो यस जीवा सर। है ना, ये ओ ले लिया। अब इस बिंदु पी पे यदि हम कोण बनाते हैं, देखिए यहाँ पे, तो क्या बन रहा है, अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है, उसी की बात कर रहा है ये। तो वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा जो अंतरित कोण होता है, आप कहीं पर भी बना लो, यहाँ पर क्यू ले लो, यहाँ पे आप कोण बनाओ, और ये इस प्रकार, तो ये भी 90° होगा जब किसी व्यास द्वारा कोण बनाया जाता है या अर्धवृत्त पर बना कोण, सबका मीनिंग एक ही है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो एक ही प्रश्न को कितने तरीके से पूछा जा सकता है, इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको समझ आ जाएगा, एक ही टाइप के क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से। तो वृत्त की परिधि के किसी बिंदु पर व्यास द्वारा जो अंतरित कोण होता है वो 90° का होता है, या फिर कहें समकोण होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा समकोण। अगला सवाल है इसी में, उस जीवा को जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, खाली स्थान कहा जाता है, क्या कहा जाता है, व्यास कहा जाता है। देखिए ये तीसरा या चौथा बार हो गया ये सवाल, तीसरा सवाल हो गया जहां तक, उस जीवा को जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, तो वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली जीवा व्यास कहलाती है। अगला जो है, किसी वृत्त के व्यास उसकी त्रिज्या का खाली स्थान होता है, इसमें व्यास और त्रिज्या के मध्य में संबंध पूछा है ना, तो कितना होता है, ये 2 गुना होता है। हम अभी लिखे थे कि व्यास जो होता है 2 गुणित त्रिज्या होता है, त्रिज्या का डबल करने पे हमको व्यास मिलता है। तो ये तो उससे पूछा है 2 गुना होता है, तो यहाँ पे आपको लिखना है 2 गुना। अगला सवाल है, वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर समद्विभाजित होती है। क्या होती है, समद्विभाजित होती है, बताओ। लंब होती है। उस प्रमेय का विलोम पूछा है इसमें, ध्यान दें। लंबवत। वृत्त वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है। इसका उल्टा कथन क्या है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये बोल दिया मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। तो दोनों कथन को गौर से पढ़ेंगे, वृत्त के केंद्र और जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है, और वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है। तो ये इसका जो आंसर है वो लंबवत होती है, ऐसा लिखेंगे। अगला सवाल है, वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर खाली स्थान होती है। हाँ, एक नया टाइप का सवाल है, इसको ध्यान से देखें, कथन क्या कह रहा है उसको समझो आप लोग। हम यहाँ पर वृत्त के व्यास के सिरों, हम यहाँ पे व्यास ले लेते हैं, और व्यास तो हम कैसा भी ड्रा कर सकते हैं, तो मैं व्यास को ऐसा ले रहा हूँ, ये इस प्रकार, ये हमने ए ले लिया एक सिरा, दूसरा सिरा को हमने बी ले लिया। अब कहता है वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखा, तो व्यास का सिरा आपका ए हो गया, दूसरा हो गया बी। अब इस पर यदि हम स्पर्श रेखा खींचते हैं इस प्रकार, ये देखिए, ये हो गया एक स्पर्श रेखा, दूसरी स्पर्श रेखा जो बी से होकर गुजरे स्पर्श करते हुए, ये इस प्रकार। तो रेखा नंबर 1 और रेखा नंबर 2 आप देख पा रहे हैं कि स्पर्श रेखा जो है त्रिज्या पर हमेशा लंबवत होती है। ध्यान दो, हमने ये स्टेटमेंट पहले भी पढ़ाया हुआ है कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पे लंबवत होती है, तो ये भी इधर लंबवत होगी। तो यदि ये सरल रेखा इस पर लंबवत है और दूसरी सरल रेखा जो कि स्पर्श रेखा है वो भी त्रिज्या पे लंबवत है, तो अब बताओ ये दोनों रेखाएं कैसे होंगी। आपको दिखाई भी दे रहा होगा क्लियर, समांतर होती हैं। ध्यान दें, तो फिर एक नया कथन हमको मिला यहाँ पे 2022 में पूछा गया सवाल कि वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर समांतर होती हैं। समझ में आया जी ये वाला सवाल सभी को? यस सर। ओके। अगला जो सवाल है, जीवा वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, सत्य या असत्य, बताएं। जीवा वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। यदि किसी वृत्त पर हम जीवा बनाते हैं
तो जीवा किसको कहते हैं? परिधि के दो बिंदुओं को स्पर्श करने वाली रेखाखंड तो हम क्या कहते हैं? जीवा कहते हैं। तो स्पर्श कर रहा है मतलब प्रतिच्छेद करेगा कि नहीं, बताइए। हेलो हेलो, फिर से कुछ इशू आ रहा है क्या? ये हम एक वृत्त बना दिए और इस पर हम एक जीवा खींच दिया, ऐसा। ये तो ये कह रहा है कथन कि जीवा जो है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो जाहिर सी बात है ये ए और बी पर इसको प्रतिच्छेद करेगा, तब जाकर ही तो हम इसको क्या कहेंगे? जीवा कहेंगे। तो ये जो कथन है ये सत्य कथन है ना। जो भी बोला जा रहा है उसको विथ डायग्राम आपको समझना है। अगला सवाल, किसी एक बाह्य बिंदु से वृत्त पर चार स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। देखो ये चौथा या पांचवा बार हो गया ये सवाल। सत्य या असत्य? तो ये जो सवाल है ये असत्य है। कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? केवल दो। 2 हम्म। अगला है, किसी वृत्त की समान जीवाएं उसके केंद्र से असमान दूरी पर होता है। ध्यान दें, मैं ए भी ले लिया जीवा, मैं दूसरी जीवा ले लेता हूं यहाँ पे सी डी, है ना। अब ये सवाल कहता है कि किसी वृत्त की समान जीवाएं उसके केंद्र से असमान दूरी पर होती हैं। हमको दिया है ए बी को बराबर दिया है सी डी के, दोनों जीवाएं बराबर है, और ये कहता है कि ये जो है केंद्र से इनकी जो दूरी है वो अलग अलग होती है ना। तो ये हमेशा समान दूरी पर होती है, ध्यान देंगे। ये जो दूरियां है ये समान होती है। केंद्र से समान दूरी पर उपस्थित जीवा समान होती हैं, और समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं, दोनों तरफ से। यदि जीवा की लंबाई समान है तो वो केंद्र से समान दूरी पर स्थित होगा, और यदि केंद्र से समान दूरी पर दो जीवाएं उपस्थित हैं तो वो जीवा की लंबाइयां भी समान होंगी। तो ये जो असमान लिख दिया है यहाँ पे, ये स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे ये समान दूरी पर ही स्थित होती हैं, समान दूरी पर स्थित होती हैं। तो ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा। ठीक है। वृत्त का अंश माप खाली स्थान होता है। बताएं एक सवाल, वृत्त का अंश माप खाली स्थान होता है, क्या पूछ रहा है? वृत्त में बनने वाले टोटल कोण की बात कर रहा है ना। तो कितने अंश का कोण बनता है वृत्त में? 360 अंश का बनता है वृत्त 360 का अंश माप, है ना। हाँ, जैसे इसमें सवाल ऐसे भी बोल सकता है, अर्धवृत्त का अंश माप होता है, अर्धवृत्त का अंश माप कितना हो जाएगा? ये 180 अंश हो 180 जाएगा। ठीक। अगला सवाल आ गया, एक वृत्त के अंतर्गत खींची गई समदशभुज की प्रत्येक भुजा केंद्र पर खाली स्थान अंश का कोण बनाती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक वृत्त के अंतर्गत खींची गई समदशभुज, हमारे पास वृत्त है और उसमें समान 10 भुजा वाला हमारे पास एक बहुभुज है, इस प्रकार 1 2 3, ऐसा करते करते टोटल कितने? 10। ध्यान देंगे, ये ऐसा है ना। हम 10 तो ड्रा नहीं कर पाए हैं। तो यहाँ पे बनने वाला जो प्रत्येक जीवा द्वारा जो अंतरित कोण होगा वो कैसा होगा? समान होगा, क्योंकि बराबर जीवाएं केंद्र पे बराबर कोण अंतरित करती हैं। ध्यान देंगे, तो हम क्या करते हैं, 360 अंश जो कि वृत्त का अंश माप है, भुजाओं की जितनी संख्या है उससे हम क्या करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं। तो यदि हमारे पास 10 भुजाएं हैं तो 10 से डिवाइड करेंगे और ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास बच जाएगा 36 डिग्री। तो वृत्त के अंतर्गत खींची गई समदशभुज की प्रत्येक भुजा केंद्र पर खाली स्थान अंश का कोण बनाती है, तो ये 36 अंश का कोण बनाएगी। 36 अंश क्या होता है? ये केंद्र पे अंतरित कोण का फार्मूला 360/n, केंद्र पर अंतरित कोण। एन, जहां पे एन क्या है? एन है भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। ये फार्मूला याद रखेंगे। जितनी भुजाएं हैं 360 अंश को उससे डिवाइड कर दो,
उसके एक भुजा द्वारा केंद्र पे जो अंतरित कोण है वो आपको मिल जाएगा। अगला सवाल है हमारे पास, किसी वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास, देखो क्वेश्चन रिपीट होना शुरू हो गया, कि किसी वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास क्या होता है, डबल होता है उसका, तो ये हो जाएगा 20 20 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। ध्यान देंगे मीटर में पूछा है कि सेंटीमीटर में पूछा है ना, उसको दिमाग में रखेंगे। पता चला 10 मीटर है तो उसका व्यास 20 सेंटीमीटर होगा, लिख दिए, है ना। तो जो भी आपको मीटर सेंटीमीटर में क्या दिया है उसको भी आपको प्रॉपर पढ़ना है, हड़बड़ाना नहीं है बिल्कुल भी। अरे इसका सवाल तो मुझे आता है आंसर, ऐसा नहीं। अगला सवाल है, वृत्त के एक ही खंड में बने कोण परस्पर खालिस्तान होते हैं, क्या होते हैं? वृत्त के एक ही खंड में बने कोण परस्पर बराबर होते हैं, ऐसा कह रहा है। ध्यान दो, जैसे मैं एक चाप ले लिया ए बी, तो एक खंड आपका ए बी हो जाएगा और दूसरा खंड बी ए हो जाएगा ऊपर की ओर। तो इसके द्वारा मैं यहाँ पे परिधि पे कोण बना दिया, कोण नंबर 1। एक और कोण बना दिया, कोण नंबर 2। एक और कोण बना दिया इसी चाप द्वारा। ध्यान देना एक ही खंड में ना, ये मैं बना दिया कोण नंबर 3। तो ये जो सभी कोण होंगे 1 2 3 या उससे और भी अधिक जितना आप बना सको, ये परस्पर बराबर होते हैं। ठीक है, वृत्त के एक ही खंड में बने कोण परस्पर बराबर होते हैं, सभी कोण बराबर होते हैं। तो ये जो कथन है ये कथन सत्य है। ये प्रमेय जब हम करा रहे थे क्लास में उस दौरान इन सभी स्टेटमेंट को हम अलग से लिखाए हैं। अगला सवाल है, तीन असंरेख बिंदुओं से होकर अनेक वृत्त खींचा जा सकता है, बताइए क्या ये कथन सत्य है? हेलो, असत्य। ये कथन असत्य है। बहुत बढ़िया, असत्य। तीन असंरेख बिंदुओं से अनेक वृत्त खींचा जा सकता है, बोला यहाँ से केवल एक, एक और केवल एक। ये खालिस्तान में भी पूछा जाने लायक सवाल है, तो आपको एक और केवल एक लिखना है। केवल एक लिख देने से भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला सवाल है, किसी वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या की खालिस्तान होती है। देखो ये चौथा या पांचवा बार हो गया ये सवाल। किसी वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या की 2 गुनी। 2 गुना होती है। ठीक है, जस्ट डबल होता है। तो इतने सारे सवाल देखिए, लगभग सभी प्रमेयों को पूछ दिया है बारी बारी से, है ना। और वृत्त की त्रिज्या दिया रहेगा, व्यास पूछेगा, व्यास दिया है, त्रिज्या दिया रहे पूछेगा, व्यास और त्रिज्या के बीच में संबंध पूछेगा। कई बार बोलेगा किसी वृत्त की त्रिज्या उसकी व्यास की क्या होती है, आधी होती है। ध्यान देना, लिखने के तरीका को समझना है। इसमें व्यास को पूछा है कि व्यास हम कैसे ज्ञात करते हैं, त्रिज्या का डबल करने पे। कई बार ऐसा हो सकता है कि किसी वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या, सॉरी, किसी वृत्त की त्रिज्या उसके व्यास का खाली स्थान होता है, ऐसा भी बोल सकता है। तो जब ऐसा बोलेगा तो आधा होता है ऐसे लिखोगे। जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कथन को, किसी वृत्त की त्रिज्या उसके व्यास का खाली स्थान होता है, ऐसा। तो उस केस में त्रिज्या के बारे में पूछ रहा है कि हम त्रिज्या कैसे निकालें यदि हमको व्यास दिया है, तो ये आधा होता है या आधी होती है, ऐसा। हाँ, आधी होती है, ये सही रहेगा कथन। ये तो ये हम संभावनाओं पे बात कर रहे हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। तो यदि आप भी थ्योरी को पढ़ के समझ के एक नंबर के क्वेश्चन आप खुद से यदि आप जनरेट कर पाते हैं, बना पाते हैं, क्रिएट कर पाते हैं, तो वो चीजें आपको और अच्छे से क्लियर होते जाएगा। तो एक नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। इसमें किसी को कुछ पूछना है तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। अब बड़े प्रश्न आ जाएंगे। तो बड़े प्रश्न की ओर चलते हैं, चलिए। बड़े प्रश्न हो सकता है आज के सेशन में पूरा ना हो पाए, है ना, कोशिश करेंगे जितना हो पाता है। सवाल है हमारे पास,
कि एक वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, दो बराबर और दो समांतर जिकाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है, जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, कथन को ध्यान से समझें आप। कथन क्या कहता है, हम यहाँ पे बढ़िया सा शेप हम यहाँ पे ड्रा करते हैं। अरे यार मैं गड़बड़ कर दिया। हम ब्रिज सही से कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाए, एक मिनट है। हमने एक ब्रिज ले लिया, ये ठीक। अब वो सवाल कहता है कि वृत्त की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इस वृत्त की त्रिज्या जो है 20 सेंटीमीटर है, दो बराबर जीवाएं और दो समांतर जीवाओं के बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है। यहाँ पे दो बराबर और समांतर जीवा लेना है अपने को, है ना। तो यहाँ से देखो, ये जीवा हमने एक ले लिया ए बी, एक जीवा ए बी जो बोला गया है प्रश्न में उसी के अनुसार, और दूसरी जीवा हम ले लेते हैं सी डी। ये इस प्रकार, ये हो गया केंद्र इसका, कि दो बराबर जीवाएं हैं और समांतर भी हैं और इनकी बीच की दूरी जो है 24 सेंटीमीटर है, जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ध्यान देंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। तो इन दोनों के बीच की दूरी, तो बीच की दूरी जब लेंगे तो कैसा दूरी लेते हैं हम, दूरी हमेशा लंबवत लेते हैं। तो इसके केंद्र ओ से इस जीवा पे यदि हम लंब डालें इस प्रकार, ध्यान देंगे, और यहाँ पे हम लंब डालें, तो ये जो दूरी होगा ए बी सी डी हमने ले लिया। अब हम ले लेते हैं इसको ई एफ, इसकी बीच की दूरी को। ये 2017 में बहुत पुराना क्वेश्चन है, ये पूछा गया सवाल है। तो थ्योरी यदि आपको क्लियर है, जो भी प्रमेय आपने पढ़ा है, तो आसानी से आप प्रश्नों को बना सकते हैं। ये अब प्रश्न कहता है कि इनकी बीच की दूरी 24 है, मतलब ई एफ बराबर हमको दे दिया 24। वृत्त की त्रिज्या दिया गया है 20 सेंटीमीटर, तो जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। तो वृत्त की त्रिज्या के लिए हम इस प्रकार मिला देते हैं, कहां से, परिधि से मिला देते हैं, ये ऐसा, और इसको हम नाम दे देते हैं ई एफ हो गया, तो इसको हम दे देते हैं जी। ध्यान दें, अब इसमें बहुत सारे कथन आपके उपयोग होने वाले हैं। कथन कौन सा, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं। ध्यान देंगे, वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं। अभी हमने देखा एक कथन कि यदि दो जीवाएं बराबर हैं लंबाई में, तो वो केंद्र से हमेशा समान दूरी पर स्थित होंगी। तो यदि ई एफ 24 सेंटीमीटर है, तो ओ एफ कितना होगा, आप लोग बताएं। चूंकि 12, बहुत बढ़िया। वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती हैं, बराबर दूरी पर होती हैं, अतः ओ एफ जो हो जाएगा ये आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो 12 सेंटीमीटर कैसे आया, चाहो तो इसको आप मिटा के ऐसा प्रॉपर कर सकते हो आप, इसको कर सकते हो आप ई एफ बटे में 2 किया हमने, मतलब 24/2 करने पे हमको मिल गया 12 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर में दिया है, तो ये हमको मिल गया 12 सेंटीमीटर। अब हम क्या काम करते हैं, जी और एफ को इस प्रकार हम मिला देते हैं, ये ऐसा डायग्राम दिखाई दे रहा होगा सभी को, ठीक। और जब भी हम दूरी ज्ञात करते हैं किसी केंद्र से जीवा पर, तो जीवा को हमेशा लंब डाला जाता है, ये सभी जानते हैं। दूरी हमेशा लंबवत होती है, कहीं से भी दूरी नहीं ले लेंगे, है ना। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। क्लियर है, बात समझ में आ रही सभी को। तो मैं डायग्राम थोड़ा सा गलत किया, गलत क्या किया, एक मिनट, हम त्रिज्या ऐसी लेंगे, ध्यान देंगे। त्रिज्या हम ऐसी ले लेते हैं, जहां पे जीवा बना हुआ है ना, हम वहां से त्रिज्या ले लेते हैं, तो दोनों का तो वही मतलब है।
त्रिज्या हमको मिल गया यहाँ से 20 सेंटीमीटर। बताइए ये डायग्राम क्लियर हुआ क्या? यस सर। ठीक। अब देखो हमारे पास समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज ए एफ ओ में पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। पाइथागोरस प्रमेय से तो कर्ण का वर्ग, देखिए हम यहाँ पे लंब डाले हैं लंबवत दूरी ज्ञात करने के लिए। तो कर्ण का काम कौन करेगा? ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ एफ का स्क्वायर धन ए एफ का स्क्वायर हो जाएगा। ये कर्ण का वर्ग बराबर, ये आपका कर्ण हो गया। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग हो जाएगा ऐसा। तो ओ ए हमको दिया गया है 20 सेंटीमीटर। ओ एफ हमको मिल गया, क्योंकि बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर होती हैं और दोनों जीवाओं की दूरी यदि 24 है तो एक जीवा की दूरी केंद्र से हो जाएगी 12। तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर धन ए एफ का स्क्वायर। ये आपका 20 का वर्ग करोगे तो 2 दूनी 4, ये हो गया 400। 12 बारम होता है 144 धन ए एफ का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम ए एफ का स्क्वायर निकालना चाहते हैं तो 144 को पक्षांतर करना पड़ेगा। तो 400 माइनस 144 हो जाएगा। तो 400 में 144 घटा दो, 10 में 4 गया 6, फिर 9 में 4 गया 5, और यहाँ 3 बचा, 3 में 1 गया 2, ये आ गया 256 ए एफ का स्क्वायर। तो ए एफ बराबर आपको मिल जाएगा वर्गमूल में 256। बताएं ये किसका वर्गमूल है? 256 का वर्गमूल कितना होता है? जल्दी बताएं। 16। ए एफ बराबर 16 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो जीवा हमको मिला हुआ है उसकी आधी लंबाई जो है 16 सेंटीमीटर मिल गया। अब आधी कैसे पता चला हमको? वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, बराबर 2 भागों में बांटता है। ठीक है, तो ये कथन का उपयोग हुआ इस प्रमेय का, चूंकि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। देखिए इसमें 3 प्रमेय का उपयोग है। एक तो पाइथागोरस प्रमेय, एक तो समान जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर स्थित होती हैं, और ये तीसरा नंबर केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये तीनों यहाँ पे उपयोग हो रहा है। अतः ए एफ बराबर, क्या नाम था जी? डायग्राम में क्या नाम लिखे हैं? एफ बी बराबर 16 सेंटीमीटर। तब हम ए बी निकालना चाहते हैं, तो ए बी कैसा बना है? ए एफ धन एफ बी के योग से बना है। तो ये 16 धन 16 बराबर, ये हो जाएगा 16 दूनी 32 सेंटीमीटर। ये जीवा की लंबाई है। बताइए इस प्रश्न का जो आंसर है समझ में आया क्या? इसमें 2 कॉन्सेप्ट तो फिलहाल आपको दिमाग में रखना ही है कि वृत्त की बराबर जीवाएं जो है केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती हैं। उसके बाद वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेगा, तब इस 24 सेंटीमीटर को आप 12 में कन्वर्ट करोगे और ये जो 16 मिला उसका डबल करके आप 32 निकालोगे। बताइए, ठीक है? क्लियर है सभी को?